हमारे बीच में एकल अभियान की चेयरपर्सन, एकल प्रयास पत्रिका की संपादिका प्रोफेसर मंजू श्रीवास्तव जी, दीदी हमारी। 1 लाख विद्यालय चलते हैं एकल के, प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की एकल विद्यालयों की। हमारी जो दीदी हैं, चेयर लगवाते दीदी, हमारी दीदी जो हैं, इनके घर में इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके घर में बहुत बड़े बड़े फौजी अफसर हैं, वहां से आती हैं। नौकरी को भी छोड़ा और पूरा समय सनातन को दिया, एकल को दिया, स्कूल को दिया, जंगल को दिया, वनवासी को दिया। ऐसी हनुमान की सरीकी हैं हमारी मंजू दीदी। एक बार तालियां उठे पूरा सदन मंजू दीदी के। मुझे जल्दी से राजेश जी पूरी जीवंतता बनाए एकदम, जरा किसी को बोझ। राजेश जी ने जिस तरह हम सबको अपनी वाणी के जादू से एकदम धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं इसको सम्मान पूर्वक रखती हूँ और ये चलेगा। जितनी बड़ी मैं नहीं, उससे बड़ा दुपट्टा। सर्वप्रथम हमारी वंदनीय दीदी माँ के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आज मेरे भाग्य ने सौभाग्य, मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया। बहुत लंबे समय के बाद आज पुनः दीदी का दर्शन मिला, दीदी के वाणी सुनने का मिला मुझे अवसर। समय की बहुत बड़ी सीमा है, इसलिए अपनी बात को बहुत संक्षेप में रखूंगी। आज मेरे सामने सारा प्रबुद्ध समाज बैठा है। मैं आप सबके चेहरे पर आपकी प्रबुद्धता को देख रही हूँ। जो युवा भी बैठे हैं वो भी बहुत सचेत हैं। इस समय, वर्तमान समय में भारत जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, या जिसको हम कहते हैं कि आज जो जियो पॉलिटिकल स्थिति पूरे विश्व को ध्यान में रख करके बन रही है, मन में प्रश्न उठता है कि भारत कहाँ खड़ा है, वेयर आर वी स्टैंडिंग। हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ, लेकिन हम भरपेट खा रहे हैं, सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर बम वर्षा नहीं हो रही है। ये चूंकि ये भारत है, इसलिए। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होता। आज जब अखंड भारत का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद आ जाएगा कि क्या इस समय ये है भारत हमारा। इसलिए हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम हैं तो आराम से, लेकिन कब तक। तो मैं आपको बताऊं कि 4 ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं आज देश में, और इन सब का उत्तर देने के लिए श्रद्धेय दिवंगत अशोक जी सिंघल ने हम सब कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया, कहा यह एकल ये ब्रह्मास्त्र है। उस समय हम नहीं समझ पाए कि एकल को ब्रह्मास्त्र क्यों कहा, लेकिन आज 38 इयर्स हो गए हमें एकल अभियान को चलाते हुए। जब ये पैदा नहीं हुआ था तब से जंगलों जंगलों में जाकर के दर्शन करती थी। मैं कश्मीर के उस परिवार में भी गई हूँ जिसका पिता अपने घर के दरवाजे पे बंदूक लेकर बगल में सोता था और अपनी बेटियों को तहखाने में भेज देता था। वह परिस्थिति थी। तो एकल ने जन्म लिया, और जो 4 विषय मैं बताना चाहती हूँ आपको, आप इसको सुनिए। सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग सब्जी होती है कि हमारी बात कोई क्यों मानेगा। आज मोदी जी की बात क्यों मान रहे हैं? वो कोई जादूगर नहीं है, इसलिए मान रहे हैं कि उनके पीछे एक समर्थ भारत खड़ा हो रहा है, और भारत को दिनों दिन वो समर्थ बनाने के लिए जिस तरह की तपस्या कर रहे हैं वह भी एक तपस्या है। तो इस देश की
इकोनॉमी, जब तक कोई देश सक्षम नहीं होगा, कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, यानी अगर आप शक्तिशाली नहीं बनेंगे और भिखारी की तरह, जैसा हमारा पड़ोसी देश करता है, उस तरह कटोरा लेके जाएंगे तो आपको कौन सुनेगा। आप जानते हैं कैसी हालत होती है। इसलिए देश की इकोनॉमी, लेकिन ये इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। हमारे देश में 6.5 लाख विलेजेस है, जिसमें से 2.5 लाख गांव जिनका की अर्बनाइजेशन हो गया, यानी उनमें अब सुविधाएं पहुंच गई हैं। लेकिन 4 लाख गांव ऐसे हैं, और 4 लाख गांव में भी 2 लाख गांव ऐसे हैं जो एकदम जंगल हैं, बहुत ही दूरस्थ, जहां न कोई सड़कें, न कोई बिजली, न कुछ भी नहीं। और ऐसे भी एक गांव में जब हम अपनी, जिसको वन यात्रा की बात कह रहे थे, लेकर के गए थे, इतनी ठंड थी कि हमने ओवरकोट, टोपे और सब लपेटे हुए एक वनवासी के घर में हमको ले जाया गया। वहाँ उस परिवार में 3 बच्चे, पति और पत्नी, अंधेरे में एक लकड़ियाँ जला करके उसकी गर्मी में बैठे थे। उनके शरीर पर वस्त्र नहीं थे दीदी माँ, नहीं थे। आज भी मैं उसको सोचती हूँ तो कांप जाती हूँ। कैसे थे वो जिंदा, और हम ओवरकोट पहने कांप रहे थे। तो इसलिए उस वनवासी को हमने स्वामी विवेकानंद के आदेश को माना, नर में नारायण है, उसको नारायण माना, उसकी तपस्या, उसकी पूजा में हम लग गए। हम उसकी सेवा क्या करेंगे, हम तो उसकी पूजा कर रहे हैं। तो अपने गांव के किसानों को सक्षम बनाओ, क्योंकि किसी भी देश की इकोनॉमी जो होती है उसकी बैकबोन होती है उत्पादक। उत्पादक कौन करता है, यानी हमारा किसान सक्षम बने, और छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को जीवंत करके उनको सक्षम बनाओ, यानी आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसकी पूरी श्रृंखला अपने एकल में ग्रामोत्थान फाउंडेशन हो या एकल विद्यालय के मार्ग, मात्र पंचमुखी शिक्षा एक एक गांव में चलाकर, जिसमें बच्चों की शिक्षा है, गांव के लोगों का आरोग्य है, यानी उनके स्वास्थ्य की चिंता है, और तीसरा उनके विकास की चिंता है, चौथा उनके एम्पावरमेंट की शिक्षा, यानी उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिलने, और सबसे आखिर ही नहीं बल्कि सबसे प्रथम जो है वो है संस्कार शिक्षा। और संस्कार शिक्षा जो हमारा विभाग है उसको हमारी दीदी का बहुत आशीर्वाद मिला है। हमारे मंच से कितनी बार दीदी ने आह्वान किया है। तो इस तरह देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में विकास के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ग्रामोत्थान के काम को बढ़ाया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा ऑफिस दिल्ली में ही है, और दिल्ली में हमारे संजीव गोयल जी उसके सारे हिसाब किताब को देखते हैं। और दूसरी बात होती है कि डिफेंस, सुरक्षा। आज सीमाओं पे तो हमारे सैनिक सुरक्षा कर लेंगे, लेकिन इंटरनल डिफेंस, हमारे गांव की बेटियां असुरक्षित हैं, हमारे गांव की गौ माता असुरक्षित है, हमारे मंदिर असुरक्षित हैं, कितनी बड़ी, यानी प्रोडक्शन असुरक्षित है। तो इस गांव की सुरक्षा कौन करेगा। सेना तो पता नहीं कब आएगी, पुलिस तो पता नहीं क्या करेगी। इसलिए हर गांव को एक शक्ति केंद्र बना करके वहाँ के युवाओं को, वहाँ की बेटियों को इस तरह की शिक्षा दी जा रही है कि अपना डिफेंस खुद करो, यानी ग्राम संगठन की ताकत को बढ़ाया गया है। और इतना ही नहीं है, हमारे बच्चों को योग शक्ति केंद्र के माध्यम से सेल्फ डिफेंस की तरकीबें ही नहीं सिखाई गई, यह भी सिखाया गया कि कोई सर या कोई हाथ तुम्हारी बेटी की तरफ बढ़े तो फसल काटने का हथियार रहता है, काट दो, बाद में देखा जाएगा। ये शिक्षा देनी पड़ी थी। मुझे वो दिन याद है कि किस तरह आधी रात को जब मेरा फ़ोन बजा और मेरे पास एक समस्या एक कार्यकर्ता की आई, तो मैंने कहा बुज़दिल की बात मत करो, तुम्हारे घर में क्या है उसको रखो और दरवाजे पे खड़े हो जाओ। तो दीदी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अरे मर्द हो,
उठाओ, उसका सिर काट दो, फिर देखो क्या होता है, हम संभालेंगे। आपको उसका पुरुषार्थ जगाना होता है। दीदी माँ, बहुत ताकत है हमारे गांव के बच्चों में, नौजवानों में, लड़कियों में। आप शेर हैं, शेर, शेरनियां। उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बोलना पड़ता है। मजाल है कि कुछ हो, किसान मेला के, किसान आंदोलन के नाम से पर्चियां सारे देश में टपका दी थी, और तब कार्यकर्ता घबरा गए थे। संजीव जी, ये कहानी आज सुना रही हूँ कि किस तरह मैंने पूरी रात बैठ करके और फोन लगा लगा के सारे अपने जितने हमारे युवा कार्यकर्ता थे उनको जगाया। मैंने कहा बस मजबूती से खड़े हो जाओ। ये होता है सेल्फ डिफेंस, ये होता है ग्राम संगठन की ताकत। और फिर है कि हम उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। तो आज भी हमारे गांव में दादी अम्मा सब हैं जो कि चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा के माध्यम से सब कुछ कर सकती है, अर्थात ग्राम वैद्य की कल्पना को जागृत किया। और उसके बाद फिर एम्पावरमेंट एजुकेशन के लिए हमने ग्राम स्वराज को खड़ा किया, जिसमें नौजवानों को ट्रेनिंग दी गई कि उनके राइट्स क्या होते हैं और किस तरह उनकी रक्षा करो। ये जो पंच के पंचायत हैं, ये नेताओं की जेब में होते हैं, इनके ऊपर इतना प्रेशर होना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार ना कर सके। और अंत में आखिरी बात कहकर मैं प्रणाम करूंगी कि संस्कार, संस्कार नहीं होगा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए संस्कार की शिक्षा हमारे बच्चों को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और अपने अपने पूर्वजों की भक्ति, अपने ग्राम के देवताओं की भक्ति, यह सिखाकर संस्कार का प्रयोग, यही है ताकत जिसके माध्यम से हम सुरक्षा भी करते हैं, इकॉनमी भी बढ़ाते हैं और देश को, चैतन्य को खड़ा करते। मुझे बहुत अच्छा आनंद आया जब मैंने ये चेतना सुरभि का कार्यक्रम देखा, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, इसमें तो आप कितनों को भी जोड़े तो बहुत सुंदर लगेगा। सभी को प्रणाम। मंजू दीदी के लिए एक बार मिलकर पूरा सदन तालियां उठाए। मंजू दीदी को तो हम और सुनना चाहते हैं। अभी मैं संजीव जी को यही कह रहा था कि एक बड़ा कार्यक्रम हम और रचना करेंगे एकल के साथ मिलकर चेतना में। दीदी माँ, हम लोग चेतना में यही नैरेटिव के लिए काम करते हैं, बस हमारा यही काम है, व्याख्यान करना, भाषण करना, सेमिनार करना, यही करते रहते हैं। दीदी एक बार आइए, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। हाँ राजेश भैया, कभी लोग तालियां क्यों बजवाते हैं? ये इनकी उलझा है जी। लोगों की नींद ना है लोगों को, इसलिए बजवाता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें कोई जादू है, इससे ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ट्रॉफी अनिल सिंघल जी को भी हमको देनी है। चेतना की टीम आ जाए जल्दी से, और गुप्ता जी, सत्यभूषण जी और अनिल सिंघल जी को एक ट्रॉफी देके उनका भी हम अभिनंदन करना चाहते हैं। आइए, शोर, ये एक पटका, और एक पटका तो पहन रखा है इन्होंने, ट्रॉफी दे दो खाली। आइए जल्दी आओ भाई, दीदी को जल्दी से हमको विदा करना है। हाँ, रविंद्र आचार्य जी कहाँ गए? आचार्य रविंद्र जी चले गए। अच्छा दीदी, अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। थोड़ा खुल जाओ भाई, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? वाह वाह वाह, अद्भुत काम हो गया। अनिल जी, आप तो ताजा खा रहे हो, बासी नहीं खा रहे। अनिल जी, और पीस के खा रहे हैं, पीस के खा रहे हैं, पिसा हुआ नहीं खा रहे। आप सबका हृदय से धन्यवाद। दीदी माँ का के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दीदी माँ को जाना है। राष्ट्रगान के पहले कोई नहीं उठेगा, भोजन के करके ही सब जाएंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान होगा और अगले कार्यक्रम की सूचना हम आपको जल्दी देंगे। दीदी माँ एक बार आइए, राष्ट्रगान अब दीदी आगे आ जाइए। आइए ना गुरुजी, आ जाइए। दीदी आइए, आइए प्लीज, एक बार खड़े हों सब यहाँ पे। आइए अनिल भैया। हाँ, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े। राष्ट्रगान बजेगा। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की।